स्टार्ट कर दें। वर्ष शुरू करें। वर्ष 2021 में एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस व उपलब्धियां हासिल की गई। इस वर्ष एटीएस द्वारा विभिन्न धाराओं में कुल 12 अभियोग पंजीकृत किए गए। इन अभियोगों में एटीएस गठन से अभी तक सर्वाधिक 123 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें 4 चीनी मूल के थे, 16 रोहिंग्या थे और 19 बांग्लादेशी भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 11 ऑपरेशंस ऐसे थे जिनमें कुल 29 अभियुक्त गिरफ्तार हुए तथा इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के थानों में अभियोग पंजीकृत किए गए। एटीएस द्वारा उक्त अभियोगों में उनका मार्गदर्शन किया जा रहा है। इन अभियोगों में महाराष्ट्र से 7, नई दिल्ली से 9, गुजरात के 3, तेलंगाना व कर्नाटक के 1, हरियाणा से 3 तथा पश्चिम बंगाल से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और 6 पुरस्कार घोषित अपराधी भी पकड़े गए। एटीएस अभियोगों से संबंधित 91 अभियुक्तों के विरुद्ध इस वक्त 778 मैन डेज की पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली गई। इसके अतिरिक्त एटीएस यूपी द्वारा ऑपरेशंस, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा एक्सपेंशन हेतु उल्लेखनीय कार्य किए गए। ऑपरेशंस की यदि बात की जाए तो मुख्य तौर पे जो अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश किया गया, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम व सलाउद्दीन सहित उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि 8 प्रांतों से कुल 17 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एटीएस ने अपनी विवेचना में आर्थिक विश्लेषण कर अभी तक लगभग 100 करोड़ से अधिक की धनराशि का बैंक एवं हवाला के माध्यम से आदान प्रदान तथा धार्मिक ट्रस्टों के नाम पर इन अभियुक्तों की अकूत संपत्तियों का खुलासा किया गया। इस अभियोग में विदेश से फंडिंग करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रचलित है। उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी एवं सलाउद्दीन के बैंक खातों से में देश विदेश से लगभग 55 करोड़ का आदान प्रदान हुआ है और शेष धन हवाला के माध्यम से आया है। इनके द्वारा एनसीआर रीजन में बड़ी बड़ी ट्रस्ट अथवा संपत्तियां बेनामी खरीदी गई। इनको खरीदने हेतु धन का विवरण यह सभी प्रस्तुत नहीं कर सके। इस मामले में ईडी द्वारा भी जांच की जा रही। कई आतंकी मॉड्यूल भी इस वर्ष एटीएस यूपी ने बस्ट किए, जिनमें से काकोरी लखनऊ में AQIS का मॉड्यूल तथा प्रयागराज में ISI का मॉड्यूल प्रमुख है, जिसमें कुकर बम, RDX जैसे विस्फोटक तथा कारतूस आदि बरामद हुए। इन आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध समय से कार्रवाई करते हुए एटीएस यूपी ने बड़ी घटनाओं को होने से रोका है। एटीएस ने इस पर उल्लेखनीय कार्रवाई करते हुए रोहिंग्या तथा अवैध प्रवासियों के विरुद्ध
सफलता हासिल की गई तथा इसमें कुल 7 अभियोग इस वर्ष पंजीकृत हुए। इन अभियोगों में रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों सहित 42 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ अभियोगों में विदेश में पुरुष व महिलाओं के साथ साथ सोने की तस्करी के साक्ष्य मिले हैं। इन मामलों में बांग्लादेश भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहकर संलिप्त अनेक गैंग का पर्दाफाश हुआ तथा नई दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइन से कर्मियों की मिलीभगत का भी पर्दाफाश हुआ। यहां यह भी कहना समीचीन है कि इन अभियुक्तों के खातों में आश्चर्यचकित करने वाली धनराशि का आदान प्रदान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। चाइनीज गैंग जनवरी 2021 में एटीएस यूपी के द्वारा आर्थिक एवं डिजिटल फ्रॉड करने वाले इस गैंग और भारतीय गैंग के संगठित अपराध का पर्दाफाश हुआ, जिनमें 4 चीनी नागरिकों सहित कुल 20 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इस प्रकरण में 2000 से अधिक भारतीय प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड का प्रयोग कर न केवल आर्थिक अपराध के लिए किया गया, बल्कि इन सिम कार्डों का प्रयोग चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों में होना पाया गया। एटीएस ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के भी साक्ष्य जुटाए हैं। इस प्रकरण में 6 अभियुक्तों के विरुद्ध इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किए गए और महाराष्ट्र से 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भी गिरफ्तार हुआ। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष एटीएस यूपी के द्वारा सभी गिरफ्तार अभियुक्त जेल में ही हैं, किसी को जमानत नहीं मिली है। इससे एटीएस उत्तर प्रदेश की साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता एवं कार्य दक्षता प्रमाणित होती है। एटीएस ने इस वर्ष अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पर बहुत जोर दिया है, जिसके तहत 2 दर्जन से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एटीएस मुख्यालय, नई दिल्ली, मेघालय, सीबीआई एकेडमी, एनआईए हैदराबाद इत्यादि स्थानों पर कराए गए। विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों को भी बुलाकर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। इनमें इकोनॉमिक एनालिसिस तथा डिजिटल एविडेंस कलेक्शन की दक्षता में गुणात्मक वृद्धि हुई। इसी क्रम में इकोनॉमिक एनालिसिस विंग, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आदि यूनिटों का गठन कर विशेषज्ञता को बल दिया गया। ईएडब्ल्यू विंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी प्रकरणों में उच्च कोटि के साक्ष्य संकलन में मदद मिली है। प्रशासनिक कार्यों में देवबंद, ग्रेटर नोएडा सहित 12 जनपदों में शासन द्वारा एटीएस उत्तर प्रदेश तथा कमांडो सेंटर हेतु भूमि आवंटन किया गया, जिसमें इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित बहराइच और श्रावस्ती भी सम्मिलित है। इसके साथ साथ नोएडा में एडवांस डिजिटल फॉरेंसिक्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर खोले जाने की कार्रवाई प्रचलित है, ताकि इस क्षेत्र में एटीएस उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर सके। एटीएस यूपी के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष न्यायालय एवं रिव्यू अथॉरिटी का गठन भी किया गया। एटीएस से संबंधित 2021 में न्यायालय में 4 प्रकरणों में सभी 13 अभियुक्तों को कठोर कारावास की सजा एवं जुर्माने से दंडित किया गया है, जो एटीएस की गुणात्मक एवं प्रभावी पैरवी का श्रेष्ठ परिचायक है। एटीएस उत्तर प्रदेश में चयन बहुत ही जटिल प्रक्रिया के तहत होता है, ताकि सर्वोच्च श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त किए जा सके। अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष लगभग 7.5 लाख का नगद पुरस्कार एवं 26 जनवरी व 15 अगस्त के अवसर पर कुल 73 कर्मियों को विभिन्न प्रकार के मेडल व डिस्क से अलंकृत किया गया। गैर प्रांत के पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें भी नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रेषित किए गए। स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम या स्पॉट में इस वर्ष कमांडो की 2 नई टीमों का गठन हुआ।
कमांडो को एनएसजी की तर्ज पर दक्ष बनाने के लिए बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग एकेडमी देहरादून व बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से स्पेशल कोर्स कराए गए। साथ ही साथ आत्मरक्षा के लिए इजरायली तकनीक क्राव मागा का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा प्रदान कराया गया। टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स चलाकर कमांडो को बेहतर ड्राइविंग सिखाई गई। एटीएस के स्पॉट में नियुक्त आरक्षी कमांडो श्री आशीष दीक्षित, जो कि एक पर्वतारोही हैं, के द्वारा इस वर्ष माउंट एल्ब्रस रशिया 5692 मीटर की चोटी फतह की गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में इनके द्वारा माउंट यूनम पीक लद्दाख, जिसकी ऊंचाई 6111 मीटर है, बीसी रॉय पीक सिक्किम 18000 फुट, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका आदि चोटियों को भी फतह किया जा चुका है, जो कि यूपी पुलिस व एटीएस उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। कुल मिलाके इस वर्ष यह वर्ष एटीएस के लिए एक उपलब्धियों से भरा वर्ष रहा है और इसमें हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग भी अपनी बेहतर की है और पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले वर्षों में भी इसी तरह से एटीएस अच्छा काम करती रहेगी। सर, पीएडब्ल्यू में जो आपने कहा कि 2 अरब के आदान प्रदान का किस तरह के मामले और किस तरह के ट्रांजेक्शन है? ये जो इसमें जो धन आए हैं, जिससे जो प्रकरण, जैसे आप जो धर्मांतरण वाला प्रकरण है, इसके अंदर 100 करोड़ से अधिक का धनराशि बैंक के माध्यम से और हवाला ट्रांजैक्शन से आई। जैसा कि अभी सर ने बताया है आपको, 55 करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो बैंकों के माध्यम से हुआ। उनमें उमर गौतम के खाते, कलीम सिद्दीकी के खाते, सलाहुद्दीन जो गुजरात का है उसके खाते हैं, और इसमें अधिक धन जो आए हैं उसमें विदेशों से ज़्यादा पैसा आया है जो बड़ी मात्रा में है, जिसमें यूएस, जो खाड़ी के देश हैं, यूके, उसमें काफ़ी लोगों ने इनको पैसा दिया है। उनको भी हमने नोटिस भेजे हैं और उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से जो रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो लोग हैं, देखने में जो गरीब लगते हैं, यकीन नहीं होता कि उनके एक एक अकाउंट के अंदर करोड़ों रुपया का लेन देन पाया गया। तो जो हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस विंग है उसके द्वारा जो साक्ष्य संकलन किए गए वो आशातीत है, और मैं समझता हूँ कि एटीएस का जो सबसे मुख्य जो एविडेंस का जो बहुत बड़ा स्तंभ बना वो इकोनॉमिक एनालिसिस विंग बनी। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का कितना ट्रांजेक्शन का मिला है? जैसे अभी आपको एक ही केस का जो हमने लेटेस्ट किया है, अभी लगभग 1.5 महीने की एनालिसिस में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास उस एक मामले में ही पैसा आया है। सर, ये पैसा किस लिए आ रहा है? मतलब यहाँ से उनको फर्जी भारतीय आईडी बना के विदेश भेजने के लिए या कोई और काम? क्या इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी शामिल है जिसको टेररिज्म से जुड़ा हुआ माना जाए? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जैसे अभी हमने एक एनालिसिस अभी की है जिसमें लगभग 55 लोगों को एक मुश्त भेजा है इन्होंने। अभी उस पर और एनालिसिस की जा रही है। एक आदमी को भेजने में 8 से 10 लाख रुपया लेते हैं, और अभी हमने कई गैंग हमने क्रैक किए हैं, कुछ गैंग हमारे सूचना पे वेस्ट बंगाल ने क्रैक किए। तो एक बहुत बड़े संख्या में लोगों का इस तरीके से जो माइग्रेशन हो रहा है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, वुमेन ट्रैफिकिंग है। तो इसमें बहुत सारा बंडल ऑफ एविडेंस, बंडल ऑफ क्राइम्स है जिस पे वो किया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या भारत का जनसंख्या संतुलन बिगाड़ के आगे जो चुनाव में प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसको प्रभावित कर सकते हैं? अभी इस बिंदु पे कोई कमेंट करना इसलिए जल्दबाजी होगी कि अभी ये केवल अभी शुरुआत हुई है। जो विवेचना से तथ्य आए हैं, इसके बाद जैसा स्वरूप होगा उस पर आगे जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान प्रदेश में रह रही हो अभी भी, और इनके जो लिंक्स हैं वो पड़ोसी देशों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हों? अभी इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लिंक मिले हैं ऐसे, लेकिन अभी उसमें और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। समय पर आपको इसमें अवगत कराएंगे। ये जितने आरोपी हैं सबके पास वोटर आईडी है, वैलिड इंडियन आईडी है, तो ये तो हो सकता है ना कि निर्वाचन की प्रक्रिया में भी वो सब शामिल हो, यहाँ वोटिंग करें। अभी चूंकि उनके पास में निर्वाचन के अपने कार्ड हैं, तो वो वोटिंग की प्रक्रिया में तो भाग लेंगे ही। तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा इलेक्शन के ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं। संख्या कितनी होगी? संख्या कितने बने हुए? यूपी की आईडी कितनी बनी हुई है इसमें जो 55 लोग बाहर गए हैं? नहीं, ये तो जो आईडी इनकी बनी है वो सारी वेस्ट बंगाल की थी, क्योंकि जो गैंग ये पकड़ा है वो वेस्ट बंगाल से पकड़ा है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में रहते हुए
की आईडी बनाई है। हमारा जो स्टेट है उसको ट्रांजिट के रूप में यूज किया हमने। सर यूपी में लगभग कितने लोग रह रहे हैं? अभी ये इसकी संख्या बताना संभव नहीं है। सर ये की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वेस्ट बंगाल में भी जो इलेक्शन हुए होंगे वहां भी उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, वोट दिए होंगे। अभी जो हमने गैंग पकड़े हैं वो अभी रिसेंटली करीब 3-4 महीने के अंदर के हैं। अब उसके पुराने जो भी अभी मामले हैं, दूसरे प्रांत के बारे में कमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं रहेगा। और जो पकड़े गए, जैसा आईजीएटीएस ने बताया, यूपी में हमने जो भी पकड़ा है वो यूपी को ट्रांजिट की तरह यूज किया गया है। जो हमारे ट्रेन से हम लोगों ने उतार के पकड़ा है। और भी जो सूचना मिलती है तो एटीएस ने बंगाल में जाके भी पकड़ा है, वहां की पुलिस से भी सहयोग करते हुए, उनका लेते हुए वहां से ही पकड़ा है। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ हो सकता है कुछ लोग यूपी में भी आके कहीं छुपे हों, उसके अभी हम लोग जानकारी और प्राप्त करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये डेटा आया कि यहाँ पर अवैध यूपी में नहीं, ये अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, उस पर हम लोग और वर्क कर रहे हैं और कुछ और जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। बांग्लादेशी कितने होंगे, कुछ ऐसा होगा, कोई एक रफ फिगर? कुछ खास जिले भी काफी समय से इस पर अभियान चल रहा है इनके चिन्हीकरण का और इनको सर्च करने का, तो उसमें क्या कुछ डेटा अभी तक नहीं आया? क्या कितने लोग रह रहे हैं रोहिंग्या में? नहीं, रोहिंग्यास का तो ऐसा कोई सर जो अभी हमें सेंट्रल एजेंसीज के या जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लगभग 780 के आसपास की विभिन्न जनपदों में सूचना है, लेकिन अभी उस पर और कार्रवाई की जा रही है और जल्दी इसको हम लोग कलेक्ट करके सब रोहिंग्या है या बांग्लादेशी रोहिंग्या? नहीं, रोहिंग्या के बारे में जो सूचना है, इनको अवैध माना जाए? नहीं, जो सूचना हमें अवैध की मिली हुई है, जो सूचना में मतलब इनके पास वो यूएन कार्ड नहीं है? नहीं, उनमें कुछ लोगों के ये भी क्लैरिटी जरूरी है कि जो यूएन कार्ड भी हैं, यूएन कार्ड के लोग भी वो अवैध ही हैं। क्योंकि जो रोहिंग्या या जो प्रवासी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब वो पहली बार पैर रखे किसी प्रांत दूसरे देश में, तब वहां का प्रवासी कहलाएगा। ये सभी के सभी ट्रांजिट करते हैं बांग्लादेश से, तो वो तो अवैध प्रवासी कहलाएंगे। अभी नए आए हैं कि उनकी फैमिली डेवलप हो चुकी होगी, पुराने लोग हैं कि ज्यादा 750 आपने बताया, तो उनकी फैमिली भी डेवलप हुई होगी, तो काफी साल से रह रहे हैं कि अभी नए हैं? ये बिल्कुल फ्रेश है। अब अभी इसमें काफी सूचनाएं इकट्ठी की जा रही हैं, जब पूरी सूचना के बाद ही सर ये ज्यादातर किन शहरों में, किन इलाकों में, किस कम्युनिटी में रहते हैं, कुछ इसके बारे में अगर बता पाए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अब ये तो सभी विभिन्न जगहों पर जितने हमने गैंग पकड़े हैं उसमें लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश भी है, तो अभी उसको कॉन्क्रीट कर पाना मुश्किल है। ठीक है, थैंक यू।